तो चलिए आज बात करते हैं इंसानियत के शायद सबसे बड़े एडवेंचर की, वॉयेजर मिशंस की। ये सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं है, ये कहानी है, एक लंबा सफ़र है और सितारों के नाम हमारा एक खत है। शुरुआत करते हैं उस एक सवाल से जो हम सब कभी न कभी सोचते हैं। क्या इतने बड़े, इतने विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? सदियों से यह सवाल हमें परेशान करता रहा है। और जानते हैं, यही वो सवाल है जिसके जवाब की तलाश में वॉयेजर जैसे मिशनों का जन्म होता है। तो आखिर नासा ने ये नो स्पेसक्राफ्ट क्यों बनाए और उन्हें इतनी लंबी यात्रा पर क्यों भेजा? मकसद सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों को देखना नहीं था। नहीं, मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। मकसद था ब्रह्मांड को एक संदेश भेजना। ये साल था 1977। नासा ने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को लॉन्च किया। और इन्हें सिर्फ मशीनें समझना भूलोगी, ये हमारे दूत थे, मैसेंजर्स, जो अपने साथ इंसानियत की कहानी लेकर जा रहे थे, इस छोटी सी उम्मीद के साथ कि शायद कभी हजारों लाखों साल बाद ही सही कोई इसे पढ़ ले। अब बात करते हैं इस मिशन की टाइमिंग की, जो इसे इतना खास बनाती है। असल में ये सब एक बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ही दुर्लभ मौके की वजह से मुमकिन हो पाया। एक ऐसा मौका जिसने हमारे सोलर सिस्टम के एक ग्रैंड टूर का दरवाजा खोल दिया। हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। 175 साल में सिर्फ एक बार 1970 के दशक के आखिर में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये सारे बड़े ग्रह एक ऐसी सीध में आ गए थे जो 175 साल में बस एक बार होता है। ये वैज्ञानिकों के लिए एक नाउ और नेवर जैसा मौका था। तो सवाल ये है कि वैज्ञानिकों ने इस मौके का फायदा उठाया कैसे? जवाब है एक कमाल की टेक्निक में, जिसे कहते हैं ग्रेविटी असिस्ट। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई चीज गुलेल से फेंकते ना, ठीक वैसे ही वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट एक ग्रह के पास से गुजरता, उसकी ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड बढ़ा लेगा और फिर अगले ग्रह की तरफ निकल जाता। मतलब बहुत कम फ्यूल में बहुत लंबी दूरी। क्या दिमाग लगाया है! ये टाइमलाइन देखिए जरा। यहाँ एक मजेदार बात है। वॉयेजर 2 को वॉयेजर 1 से पहले लॉन्च किया गया था। अजीब है ना? लेकिन वॉयेजर 1 का रास्ता छोटा और तेज था। और इस शानदार प्लानिंग के वजह से ही ये मिशन हमारे बाहरी सोलर सिस्टम से इतनी तेजी से गुजर पाया। तो ये मिशन सिर्फ एक लंबी यात्रा ही नहीं थी। अरे नहीं, वॉयेजर ने जो तस्वीरें और जो डेटा वापस धरती पर भेजा, उसने तो हमारे सोलर सिस्टम के बारे में हमारी सोच को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जब वॉयेजर जुपिटर के पास से गुजरा तो उसने 3 नए चांद खोज निकाले। इससे जुपिटर के हमें मालूम चांदों की गिनती 13 से बढ़कर 16 हो गई। और आज हम जानते हैं कि जुपिटर के 95 से भी ज्यादा चांद है। सोचिए, उस वक्त ये कितनी बड़ी खोज रही होगी। लेकिन बात सिर्फ नए चांद खोजने तक ही सीमित नहीं थी। वॉयेजर ने कुछ ऐसा दिखाया जिसने सबको हैरान कर दिया। जुपिटर के चांद आयो पर हमें पहली बार एक्टिव ज्वालामुखी देखने को मिले। मतलब हमारे सोलर सिस्टम में धरती के अलावा भी कहीं लावा उगल रहा था। और तो और, इसने जुपिटर के चारों ओर हल्के फुल्के छल्लों का भी पता लगाया, जिसके बारे में पहले किसी को अंदाजा तक नहीं था। जुपिटर के बाद अगला स्टॉप था सैटर्न, और यहां भी डिस्कवरीज का सिलसिला रुका नहीं। 3 और नए चांद मिले, एटलस, प्रोमीथियस और पेंडोरा। सैटर्न की जो रिंग्स हैं, उनकी ऐसी कमाल की तस्वीरें मिली जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी और रोमांचक खोज हुई सैटर्न के चांद टाइटन पर। वॉयेजर को वहां लिक्विड यानी तरल चीज के पुख्ता सबूत मिले। धरती के अलावा सोलर सिस्टम में कहीं और लिक्विड, ये जीवन की खोज के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सुराग था। चलिए अब बात करते हैं इस मिशन की आत्मा की, गोल्डन रिकॉर्ड। ये सिर्फ एक सोने की प्लेट नहीं थी, ये एक टाइम कैप्सूल था। किसी अनजान, किसी एलियन सभ्यता के लिए हमारा इंट्रोडक्शन कार्ड। देखिए, वॉयेजर से पहले भी पायनियर मिशन में एक छोटा सा प्लाग भेजा गया था, एक तरह का विजिटिंग कार्ड। लेकिन वॉयेजर का गोल्डन रिकॉर्ड, ओह, वो तो कुछ और ही था। वो सिर्फ एक नक्शा नहीं था कि हम कहाँ रहते हैं, वो तो धरती की पूरी कहानी थी। हमारी आवाजें, हमारा संगीत, एक पूरी सिम्फनी थी जो सोने के डिस्क पर रिकॉर्ड की गई थी। और ये देखिए, ये सबसे मजेदार हिस्सा है। रिकॉर्ड के कवर पर उसे चलाने का इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी बना था, मतलब एलियंस के लिए। पर सच कहूं, ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि शायद हम इंसान भी इसे ना समझ पाएं। जरा सोचिए, कोई इन डायग्राम्स को देखकर कैसे अंदाजा लगाएगा कि आवाज को तस्वीरों में बदलना है? ये तो एक बहुत ही मुश्किल पहेली है।
तो आखिर इस रिकॉर्ड में था क्या? इसमें थी 115 तस्वीरें, 55 अलग-अलग भाषाओं में नमस्ते जैसे संदेश, दुनिया भर से चुना हुआ संगीत था जिसमें भारत से केसरबाई केरकर का गाया हुआ जात कहाँ हो भी शामिल था, और थी धरती की अपनी आवाजें, हवा चलने की आवाज, बारिश की बूंदें, वेल मछली का गाना और एक माँ का अपने बच्चे को चूमने की आवाज। सबसे अहम बात यह है कि इस रिकॉर्ड में हमने अपनी कौन सी तस्वीर पेश की। इसमें जानबूझकर हमारी लड़ाइयों, हमारे दुखों को नहीं दिखाया गया। ये इंसानियत का एक आइडियल वर्जन था। शायद ये वो कहानी है जो हम चाहते हैं कि सच हो। ये वो आईना है जिसमें हम खुद को वैसा देखना चाहते हैं जैसा हम बन सकते हैं। एक उम्मीद कि अगर कोई हमें जाने तो हमारे सबसे अच्छे रूप में जाने। तो चलिए अब सफर के उस हिस्से में चलते हैं जहां वॉयेजर ने सारे ग्रहों को पीछे छोड़ दिया और निकल पड़ा उस महान खालीपन की ओर, सितारों के बीच की उस अंतहीन अकेली यात्रा पर। ग्रहों का टूर पूरा हो चुका था, लेकिन जाने से पहले 14 फरवरी 1990 को वैज्ञानिकों ने वॉयेजर 1 को एक आखिरी काम सौंपा। उन्होंने कहा, एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखो घर की तरफ और एक तस्वीर लो, हमारे पूरे सोलर सिस्टम की एक आखिरी फैमिली फोटो। और उस तस्वीर में 600 करोड़ किलोमीटर की दूरी से हमारी धरती एक छोटे से धुंधले नीले बिंदु जैसी दिख रही थी, द पेल ब्लू डॉट। कार्ल सेगन ने कहा था, उस बिंदु को देखो, वो यहां है, वो हमारा घर है, वो हम हैं। वो एक तस्वीर हमें हमारी असली जगह दिखाती है, इस विशाल ब्रह्मांड में हम कितने छोटे और कितने कीमती हैं। और आज की तारीख में वॉयेजर 1 हमसे 2400 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा दूर जा चुका है। ये इंसान के हाथों बनी हुई कोई भी चीज है जो हमसे सबसे ज्यादा दूर है, और ये रुका नहीं है। ये अब भी 60,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे और आगे बढ़ता जा रहा है। और फिर वो पल आया जब हमने एक नई सीमा पार की। 2004 में वॉयेजर 1 टर्मिनेशन शॉक को पार कर गया। ये वो बाउंड्री है जहां हमारे सूरज का असर कम होने लगता है। और फिर 25 अगस्त 2012, ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। इस दिन वॉयेजर 1 हमारे सूरज के बनाए बुलबुले यानी हेलियोस्फीयर से बाहर निकलकर तारों के बीच की दुनिया इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो गया। ऐसा करने वाली ये पहली इंसानी चीज थी। और कुछ साल बाद 2018 में वॉयेजर 2 ने भी ये कारनामा कर दिखाया। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। शायद 2025 के आसपास इन दोनों स्पेसक्राफ्ट की बैटरी खत्म हो जाएगी और धरती से हमारा संपर्क हमेशा के लिए टूट जाएगा। वो खामोश हो जाएंगे, लेकिन उनका सफर वो कभी नहीं रुकेगा। वो करोड़ों अरबों सालों तक चुपचाप सितारों के बीच बहते रहेंगे, अपने साथ हमारा वो गोल्डन रिकॉर्ड लेकर। और यही सोच हमें उस आखिरी सवाल पर वापस ले आती है, क्या हमारा ये संदेश, बॉटल में बंद ये खत, कभी किसी को मिलेगा, या फिर ब्रह्मांड के इस गहरे समुंदर में ये हमेशा के लिए एक अनसुनी कहानी बनकर तैरता रहेगा?